वो कौन से 3 अफराद हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का फॉर्म जमा नहीं करवाया? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की तैयारी हो रही है? क्या तमाम अफराद एडहॉक जज बनने के ऊपर माजरत कर लेंगे? क्या मरियम नवाज वजीर आला शिप छोड़ने की वजह सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद बनाना चाहती हैं? फिच की मौजूदा हुकूमत सिर्फ 18 माह रहने की तस्दीक ने हुकूमत को परेशान क्यों कर रखा है? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक तकरीब से खिताब करते हुए बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह बात की है कि आप जिस शख्स को इक़्तिदार के अंदर लाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा करने की कोशिश की, हुकूमत को निकालने की अगर किसी ने कोशिश की, तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आहनी हाथों से किसके साथ निपटेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के साथ, पीटीआई के कारकुनान के साथ, अवाम के साथ, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ? आप ये पहले अपनी तर्ज को फाइनल कर लें, अपनी समत का तयन कर लें कि किस समत को आप चलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन पे होने वाली तनकीद को आप ये कहते हैं कि आईन और कानून के खिलाफ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होने वाली तनकीद आपके नजदीक हक बजानिब है। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले के निशान को वापस ले लिया था और आपके मौकिफ को तकवीयत पहुंची थी। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके दरवाजे रात को खुले थे और आपकी हुकूमत के हक में फैसला हुआ था और दूसरों की रूलिंग पास करने को कलअदम करार दिया गया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके अंदर केसेस लगे और आपको बाकायदा तौर पे क्लियर चिट मिली। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके गुण गाते हुए आप कुछ अरसा पहले तक नहीं रहे थे, और उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आप अब तनकीद करना चाहते हैं इस वजह से कि अगर आपकी हुकूमत जाती भी है तो उसकी बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद बने और आप एक सियासी शहीद के तौर पर खुद को रजिस्टर करवा सकें। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी तरफ आज जो एलामिया जारी किया है, उसने कहा जी कल और आज इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद के सिलसिले में ये इजलास था और हमने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ के फैसले के ऊपर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे होगा। और इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उसको ये कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट के ऊपर भी अमल दरामद में रुकावट है, जो मजीद एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो कमीशन में उसकी शदीद मजम्मत की जाती है, उसको मुस्तरद किया जाता है। कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा जो है वो मुज़हक्का खेज है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा और इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। वो ये भी कहते हैं कि अगर इसके अंदर कोई सुकम है, कोई हडल है, तो अब बताए जाए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है। दूसरी तरफ वो ये क्लेम करते हैं कि हमने गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम्स पे गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। चूंकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बल्ले का निशान विड्रॉ किया गया था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम तराशी जो है वो इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 एमएनएस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनएस करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जो थे वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना जरूरी था, जो कि उन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। जिन 41 उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तज़किरा किया, ना पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की, ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनको आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर उन एमएनएस ने रजाकाराना तौर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी उसकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस के अंदर ना तो इलेक्शन कमीशन में, ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। यह बाकायदा तौर पे उस एलामिये में जारी किया गया। इस एलामिये से क्या मंजर-ए-आम पे चीज आती है कि फैसले पे अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कानूनी हडल्स हैं तो बताई जाए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। पहला पॉइंट जो उनकी दूसरी तरफ की नजरियात को साबित करता है। दूसरा पॉइंट,
जो वो कहते हैं कि बेनिफिशियरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी वो अपील में गई थी, लेकिन पीटीआई अपील के अंदर नहीं थी। यानी वो उसी मौकिफ को मजीद बढ़ाते हैं जो मौकिफ वफाकी हुकूमत अपना रही है कि पीटीआई तो कहीं भी नहीं थी। यानी इस ज़िमन के अंदर वो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दिया गया ये नहीं बनता था। तीसरी बात वो ये करते हैं कि हमने गलत तशरीह नहीं की। गलत तशरीह को ही अगर मान लिया जाए कि इन्होंने गलत तशरीह नहीं की, जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके मुखालिफ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि हमने गलत तशरीह नहीं की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये हक बनता था कि वो उठता और अपील के अंदर जाता, वो अपील में जाता, क्योंकि वो फैसले के खिलाफ मौकिफ अपना रहा है। चौथी बात वो जो करता है कि 39 एमएनएस ने अपनी वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी, मान लिया 38 ने नहीं की होगी, लेकिन 39वां बंदा सलमान अकरम राजा जो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में जाता है, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करता है, इलेक्शन कमीशन उससे इनकार कर देता है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फिर वो दरखास्त दायर करते हैं कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार माना जाए, लाहौर हाई कोर्ट में वो दरखास्त जो है वो रद्द हो जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जब दरखास्त जमा करवाई गई होती है तो वो दरखास्त को लेने से इनकारी क्यों हो जाते हैं? वो रिटर्निंग ऑफिसर से क्या सवाल पूछा जाएगा कि इस शख्स की दरखास्त को आपने क्यों वसूल नहीं किया था, उससे इनकार क्यों किया था? उस ज़िमन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोशी इख्तियार करके दूसरे धड़े को मजीद जो है वो तकवीयत पहुंचाने की कोशिश करता है। उधर अगर फहरिस्त जमा करवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो वह 37 अफराद की जमा करवाई गई है। 38वें बैरिस्टर गौहर खुद है, 37 अफराद जो है उसके अंदर जो मौजूद है, और 3 जो है जो नहीं है उनका मैं तस्करा करूंगा। NA1 चित्राल से लतीफुल्लाह है, NA5 अपरदीर से साहिबजादा सिबगतुल्लाह है, NA13 बडगराम से मोहम्मद नवाज खान है, NA22 मर्दान से मोहम्मद आतिफ है, NA23 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान है, NA26 से साजिद खान है, NA27 खैबर से मोहम्मद इकबाल खान है, NA34 नौशहरा 2 से जुल्फिकार अली हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का हलफनामा इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवा दिया है। NA35 कोहाट से शहरियार अफरीदी, NA36 हंगू कम औरंगजई से यूसुफ खान, NA42 वजीरस्तान अपर से जुबैर खान, NA66 वजीराबाद से मोहम्मद अहमद चट्ठा, NA67 हाफिजाबाद से अनीका बहदी, NA68 मंडी बहाउद्दीन 1 से हाजी इम्तियाज अहमद, NA79 गुजरावाला 3 से एहसानुल्लाह वर्क, NA181 गुजरावाला 5 से चौधरी बिलाल एजाज, NA86 सरगोदा 5 से मोहम्मद मकदाद अली खान जो है ये उन अफराद के अंदर शामिल हैं, उन 37 अफराद में जिन्होंने अपना हलफनामा जमा करवाया है जिसमें वाबस्तगी जाहिर की गई पीटीआई से। NA89 मियांवाली 1 से मोहम्मद जमाल एहसान खान, NA9 मियांवाली 2 से उमर खान नियाजी, NA91 भक्कर 1 से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, NA93 चिन्योट 1 से गुलाम मोहम्मद, और फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो NA97 फैसलाबाद 3 जो हल्का बनता है जड़ावाला का, वहां से मोहम्मद सादुल्ला बलोच, NA105 टोबा टेक सिंह जो 1 है वहां से उसामा हमजा, NA जो 109 झंग 2 है वहां से शेख वकास अकरम, NA110 झंग 3 से मोहम्मद अमीर सुल्तान, और NA111 ननकाना साहिब 1 से मोहम्मद अरशद शाही, NA116 शेखुपुरा 4 जो है वहां से इनके हिमायत याफ्ता थे खुरम मुनव्वर बंच, वो भी अपना हलफनामा जमा करवा चुके हैं। NA129 लाहौर 13 से मियां मोहम्मद अजहर जो हम्माद अजहर साहब के वालिद हैं वो, NA133 कसूर से अजीमुद्दीन जाहिद, NA137 उकाड़ा से सैयद रजा अली गैलानी, NA156 विहाड़ी से आयशा नजीर, NA170 रहीम यार खान से मियां गौस मोहम्मद, NA172 रहीम यार खान से जावेद इकबाल, NA175 मुजफ्फरगढ़ से जमशेद अहमद दस्ती, NA177 मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद मुअज्जम अली खान, NA180 कोट अद्दू जो है वहां से फयाज हुसैन, NA183 तौंसा से ख्वाजा शहराज महमूद, उन 37 अफराद में शामिल हैं। मजमूई तौर पर ये वो 37 अफराद हैं जिन्होंने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया हुआ है कि उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। 3 आज़ाद अराकीन ऐसे हैं कि जिनके बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। उनमें साहिबजादा महबूब सुल्तान हैं, मुबीन आरिफ हैं और रियाज फतेहाना साहब हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क के अंदर मौजूद हैं। साहिबजादा महबूब सुल्तान और मुबीन आरिफ की वाबस्तगी फॉर्म जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि पार्टी को मौसूल हो चुके हैं, वो आज ही के दिन जमा करवा दिए जाएंगे, जबकि रियाज फतेहाना साहब का भी जल्द जो है
जो वाबस्तगी का फॉर्म है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की बन चुकी है पार्लियामान के अंदर, वो किस हद तक सरवाइव कर पाएगी। क्योंकि दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब जो आजाद सेनेटर्स तो हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो तकवीयत पहुंचाती है विफाकी हुकूमत को, और विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तकवीयत पहुंचाता है फैसल वावडा साहब की बात को। फैसल वावडा साहब ने क्लेम ये किया कि 7 अराकीन ऐसे हैं कि जिनके दस्तखत मशकूक है। मान भी लिया जाए, एक लम्हे को ये मान भी लिया जाए कि 7 अशखास के दस्तखत मशकूक हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फर्दन फर्दन उन्हें बुलाए, उनसे उसकी तस्दीक करे, और अगर वो तस्दीक कर देते हैं तो फिर वो वैलिड माने जाएंगे, और अगर वो तस्दीक नहीं करते तो फिर वो इनवैलिड हो जाएंगे। अब क्या वो 7 अराकीन के मामले के ऊपर जो फैसल वावडा साहब क्लेम कर रहे हैं वो जाके इनकारी होंगे? कतई तौर पे नहीं हो सकते। फैसल वावडा साहब ने एक और बात की जिसे आगे चल के बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर बात कर ली जाए, जिसका आज जुडिशल कमीशन का इजलास था। जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर यह मामला ज़ेर बहस था। एडहॉक जजेस के हवाले से पहले मुशीर आलम साहब जो है वो माजरत कर चुके थे, फिर मैंने उसी दिन ये कहा था जस्टिस मकबूल बाकर नजवी साहब भी माजरत कर चुके हैं, लेकिन वो कल रिपोर्ट हुआ कि जस्टिस मकबूल बाकर नजवी साहब ने भी माजरत कर ली। उसके अलावा तीसरी माजरत जो मंजर आम पे आई है वो मजर आलम मियाँ खिल साहब की मंजर आम पे आई है, जिन्हें इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा था कि मियाँ मजर आलम खिल साहब जो हैं मजर आलम मियाँ खिल साहब जो हैं उन्होंने रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन पिछले दिनों जो सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनज़्ज़म कैंपेन चली, इस तनाजुर के अंदर उन्होंने भी माजरत कर ली है। मैं उस कैंपेन के हक में नहीं हूं। इस तरीका कार के तहत किसी जजेस की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, किसी शख्सियत की भी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए कि आप बैठ के उसकी किरदार कुशी करते रहें। लेकिन इस ज़मन के अंदर उन जजेस ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। अब एक खत जमा करवाया गया जो सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब की तरफ से जमा करवाया गया। वो खत भिजवाया गया जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को और वहां के मेंबर्स को, और उसमें ये बात की गई कि ये वो वक्त है कि जिसमें विफाकी हुकूमत जो है वो 8 जजेस के फैसले को डोमिनेट करना चाहती है, और वहां पे जो तनासुब है उसको तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इसमें इंटेंशंस उनकी अच्छी भी हों, लेकिन वक्त ये तकाजा करता है कि एडहॉक जजेस की तैनाती ना हो। फिर उसमें वो ये भी हवाला देते हैं कि आइन के आर्टिकल 182 के तहत मखसूस वक्त के लिए तैनाती हो सकती है, और ये इससे पहले जो तैनाती थी वो 1995 के अंदर हुई थी 3 या 3 से ज्यादा एडहॉक जजेस के हवाले से, और उस तैनाती में एक अहम फैसला ये हुआ था जो अल जिहाद ट्रस्ट यूएस का था, जो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का एक केस था, उसमें उन जजेस ने अपना फैसला दिया था, और उसके बाद कभी भी एडहॉक जजेस की इतने बड़े पैमाने पे के ऊपर तैनाती नहीं हो सकी। और अगर आपने तैनाती करनी भी है तो वो मुख्तसर वक्त के लिए हो सकती है, तो इसको जरा जेर गौर रखा जाए। अब उस तनाजुर के अंदर अगर देखें तो एडहॉक जजेस की तैनाती में अगर एडहॉक जज ही तैनात करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से भी और सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर 4 जजेस बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी अगर ले लिए जाएं तो 5 जजेस जो हैं वो तैनात मुस्तकिल बुनियादों पे किए जा सकते हैं। लेकिन 3 सालों पे अगर एडहॉक जजेस को तैनात किया जाता है तो बहुत से माहिरीन कवानीन ये राय रखते हैं कि जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मौजूद है, मिसाल के तौर पे ये काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी ज्यादती होगी कि जो 1 साल की मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जो मुस्तकिल बुनियादों के जज हैं, लेकिन एडहॉक जज जो है वो 3 सालों के लिए हो जाएगा। इधर इनकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी नहीं हो सकती, क्योंकि आईनी तौर के ऊपर उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है विफाकी हुकूमत पे। तो मुस्तकिल जज जो है वो 1 साल का अरसा गुजारने के बाद घर चला जाएगा, लेकिन जो आरजी जज हैं वो 3 साल के अरसे के लिए तैनात कर दिए जाएंगे, तो वहां पर बेचैनी भी फैलेगी, और जो दीगर जजेस हैं उनके लिए भी ये फैसला सही साबित नहीं होगा, सूदमंद साबित नहीं होगा। तो इस ज़मन के अंदर विफाकी हुकूमत और जुडिशल कमीशन को भी सोच विचार का मुजाहिरा करना चाहिए। दूसरी तरफ फैसल वावडा साहब ये क्लेम करते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान तहरीकें पीटीआई पाकिस्तान बन रही है। उनकी पहली बात मंतिक की बुनियाद के ऊपर तो यहीं पर रद्द होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका नाम है, तो पीटीआई पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पार्टी बनेगी, यहीं पे वो रद्द होती है। दूसरी बात ये कि आप इसे तहरीक इंसाफ लंदन, तहरीक इंसाफ अमरीका, तहरीक इंसाफ बरतानिया, तहरीक इंसाफ फुला कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तो बन नहीं सकती। दूसरी बात यह कि एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर जब एमकेएम लंदन के ऊपर जब पाबंदी लगी थी और एमकेएम पाकिस्तान बनी थी, तो उस वक्त सूरत हाल क्या थी, उनकी विफाकी पार्लियामान के अंदर हैसियत क्या थी, वहां पे कितने अफराद उनके मौजूद थे, क्या वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत में उनके अराकीन कितनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, क्या वो अपोजिशन की भी हैसियत रखते थे या नहीं रखते थे।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है पार्लियामेंट की। दूसरी तरफ एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, तीसरी तरफ सेनेट के अंदर भी वो अक्सरियत के अंदर मौजूद है। तो आप किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा के तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बना सकते हैं कोई और जमात? उस पे बोलने वाले बहुत कम थे। इस पे बोलने वाले क्या उस तादाद के अंदर होंगे या नहीं होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। पार्लियामान के अंदर इस पे बहस होगी तो उसके अंदर ही मजीद सूरत हाल वाजे हो सकती है। दूसरी तरफ फिच की रिपोर्ट को लेके वफाकी हुकूमत जो परेशान दिखाई देती है, ख्वाजा आसिफ साहब क्लेम करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना है कि फिच की रिपोर्ट में कहा गया कि 18 माह की हुकूमत रहेगी। वो कहते हैं इससे इस खदशे का इजहार होता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जाके ये 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन को ही कलअदम करार देने की दरखास्त देंगे और उसमें दरखास्त ये मंजूर हो गई तो हमारी हुकूमत का जुडिशल मर्डर हो जाएगा। तो इस ज़मन के अंदर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने एक एक इंच का दिफा करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें वो एडहॉकिज्म की बुनियाद के ऊपर जजेस की तैनाती की बात करते हैं। ख्वाजा साहब की अगर यही मंतिक को मान लिया जाए तो क्या ये सच साबित होती है? ख्वाजा साहब अक्टूबर नवंबर के अंदर आपकी हुकूमत को 18 माह नहीं होंगे। आपकी हुकूमत फरवरी 2024 8 के बाद मार्ज़े वजूद के अंदर आई है। तो जब ये आपकी तब हुकूमत बनी है तो इस मौजूदा साल के अंदर आपकी हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ 6 माह होंगे। 6 माह की कारकर्दगी के बाद फरवरी से लेके अगर अक्टूबर तक की बात की जाए तो वो 8 माह अगर बनते हैं तो 8 माह की आपकी हुकूमत है। वो 18 माह की हुकूमत की बात कर रहे हैं। वो 18 माह अगले साल जाके सितंबर में जाके पूरे होंगे, अगस्त सितंबर में जाके। तो ये बनते ही है 8 माह की हुकूमत। तो फिच की रिपोर्ट इसकी बुनियाद पे तो है नहीं। फिच की रिपोर्ट मुआशी मंजरनामे की बुनियाद के ऊपर है कि अवाम का तयक्कुन आपसे उठ जाएगा, मुआशी सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, जिस वजह से आपकी हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद तब आएगी, वो उस बुनियाद के ऊपर है, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा। तो इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखने की बजाय अपने अमाल को परखने की कोशिश कीजिए। बसूरत दीगर इतनी गुंजानियत आपने पैदा कर दी है बयानात में कि हमें मंजरनामा सुनसान हुआ दिखाई देता है। मंजरनामे को रौनक बख्शिए अवाम के हक में फैसले करके। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।